नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। आरा से बड़ी खबर है, जहां जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह के घर आयकर टीम छापेमारी कर रही है। आरा के बाबू बाजार स्थित उनके आवास सहित कई जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है, जहां इनकम टैक्स के अधिकारी उनके चल और अचल संपत्ति की जांच कर रहे हैं। इनकम टैक्स की टीम एसएसबी जवानों के साथ जेडीयू एमएलसी के घर पहुंची है, जिसके बाद से ही ना तो उनके घर में किसी को घुसने दिया जा रहा है और ना ही किसी को बाहर निकलने दिया जा रहा है। इनकम टैक्स की टीम राधाचरण शाह के बाबू बाजार चौक और महादेवा रोड स्थित घरों पर छापेमारी कर रही है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए चल अचल संपत्ति की जांच फिलहाल होती हुई, जिसमें पहले तस्वीर आप देख रहे हैं उनके आवास के बाहर की ये तस्वीर है, जहां एसएसबी के जवान तैनात हैं। एमएलसी राधाचरण शाह के घर पर छापेमारी की जा रही है। आयकर विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। हिमांशु हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। हिमांशु, कितने देर से ये छापेमारी चल रही है और क्या कुछ अब तक बरामद हो पाया? जी बिल्कुल, जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह के घर पे छापेमारी है। आरा शहर में उनके 3 से 4 घर हैं, वहाँ सभी जगहों पे छापेमारी हो रही है। ऐसी भी खबर है कि उनके हरिद्वार स्थित होटल और मनाली और शिमला में जो होटल्स हैं वहाँ भी छापेमारी की सूचना है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इनकम टैक्स के अफसर जो है वो आरा में अभी उनके कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। एसएसबी की टीम भी पहुंची है। हालांकि अफसरों की संख्या कितनी है और वो अभी चल अचल संपत्ति की जांच में कहां तक पहुंचे, इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल जो है टीम जो है सुबह 8 बजे से ही छापेमारी में जुटी है। जी फिलहाल कुछ जानकारी मिल पा रही है जिस आवास पर छापेमारी हो रही है हिमांशु, वहां पर कौन कौन लोग मौजूद हैं? जिस आवास से छापेमारी हो रही है वहाँ राधाचरण शाह के भाई मौजूद हैं, उनके भतीजे मौजूद हैं और उनके बेटे जो हैं वो बाहर जहाँ जहाँ उनका कारोबार है उस कारोबार को संचालित करते हैं। इसलिए अभी फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि उनके बेटे भी यहाँ मौजूद हैं या नहीं। और राधाचरण शाह के बारे में भी जब हमने पता करना चाहा कि वो आरा में मौजूद है कि नहीं, तो इसकी पुष्टि कोई नहीं कर पा रहा है कि एमएलसी अभी यहाँ पे है या नहीं। फिलहाल उनके भाई और भतीजे जो है उनसे पूछताछ चल रही है और पूरे चल अचल संपत्ति की जांच की जा रही है। जी, क्या टीम की तरफ से ये कुछ जानकारी आपको मिल पाई हिमांशु की कितने चल अचल संपत्ति का मामला सामने आया है? जी देखिए, जो टीम है, अफसरों की टीम जो है वो भीतर है, घर के भीतर। बाहर एसएसबी की फोर्स जो है वो तैनात है और सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं ताकि अभी किसी को सूचना न मिले। अभी फिलहाल कोई भी कुछ भी बताने से परहेज कर रहा है और साफ तौर पे जो एसएसबी की टीम है वो कह रही है कि जब इनकम टैक्स का अफसर बाहर निकलेंगे तभी वो कुछ बता पाएंगे। जी, लगभग कितने ठिकानों पर अभी फिलहाल छापेमारी हो रही है और कितनी टीम की मौजूदगी है वहाँ पर? जी देखिए, आरा शहर में उनके 3 से 4 आवास हैं, जिनमें एक महादेवा रोड में आवास है और स्टेशन के पास आवास है और बाबू बाजार के पास उनका बहुत पुराना आवास है, वहाँ छापेमारी चल रही है। और इसके अलावा जो बाहर यानी राज्य के बाहर जो कारोबार हैं, जहाँ जहाँ उनके होटल संचालित होते हैं या अन्य जो कारोबार है वहाँ भी छापेमारी की सूचना है, लेकिन इसकी पुष्टि जो है फिलहाल कोई नहीं कर पा रहा है कि राज्य के बाहर जो उनके कारोबार संचालित होते हैं वहाँ छापेमारी हो रही है या नहीं। जी, क्या अभी तक एमएलसी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आ पाया? नहीं, अभी तक एमएलसी राधाचरण शाह की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है और अभी जो है इनकम टैक्स के अफसर जो है वो गहन पूछताछ में लगे हैं, कई कागजातों की भी जांच में लगे हैं और घर के भीतर ही हैं और सारे घर को फिलहाल जो है वो एक तरीके से कहे तो सील कर दिया गया है। ना ही किसी को बाहर से अंदर जाने की अनुमति है और ना ही अंदर से बाहर आने की अनुमति है। जी, हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आप तक पहुंच पा रही है, क्योंकि एमएलसी राधाचरण शाह के करीब 3 से 4 ठिकाने पर अभी छापेमारी चल रही है और अच्छा खासा वक्त भी बीत गया। बताया जा रहा है कि बिल्कुल सील बंद कर दिया गया है, किसी को आने जाने की अनुमति भी नहीं है। जी बिल्कुल, और देखिए सुरक्षा के लिहाज से एसएसबी के जवानों को लगाया गया है और आरा शहर के अलावा राजधानी पटना में भी जो राधाचरण शाह का जो आवास है बोरिंग रोड में, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स सोर्स से जो जानकारी मिल रही है उनके अनुसार टैक्स चोरी का ये मामला है और फिलहाल कागजातों की छानबीन चल रही है और राधाचरण शाह के जो नजदीकी लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल बताया जा रहा है कि बालू कारोबार से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। तो किस तरीके से टैक्स चोरी की गई है बालू के सप्लाई में, उसी की छानबीन चल रही है। पहले इनसे इस बाबत जवाब भी मांगा गया था और जब कागजातों की छानबीन की गई तो कई त्रुटियां सामने आई और उसके बाद ये छापेमारी जो है वो चल रही है। पटना में भी ये छापेमारी उनके
जो आवास है उनका बोरिंग रोड में, वहाँ पर ये छापेमारी चल रही है। और निश्चित तौर पर जो कहा जा रहा है कि प्राइमा फेसी जो जानकारी में डॉक्यूमेंट जब्त किए गए हैं उसमें कई तरह की गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। तो अभी छापेमारी चल रही है, इनिशियल स्टेज है, जो अधिकारियों को बता रहे हैं कि लंबा वक्त लगेगा और जब छापेमारी खत्म होगी तो सब कुछ निकल कर सामने आएंगे आखिरकार किसने की टैक्स चोरी का ये मामला और किस तरीके से अनियमितता बरती गई है। जी बिल्कुल संजय, पूरा टैक्स चोरी का ये मामला है, तो मुझे ये बताइए कि कब का ये मामला है और अभी फिलहाल एमएलसी राधाचरण शाह जो है वो कहाँ है? देखिए, वो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वो पटना में ही मौजूद हैं और फिलहाल जो कागजातों की छानबीन चल रही है, अधिकारी कि अभी बहुत कुछ निकल सामने आया है, लेकिन जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक आधिकारिक तौर पे कोई बयान नहीं दिया जा सकता। तो जांच के बाद क्या कुछ निकल नहीं आता, बहुत कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इतना तय है, उन्होंने बताया है, जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि इनकम टैक्स चोरी का ये मामला है, किस तरीके से जो मैनेजमेंट है वो गड़बड़ाया था और जो अनियमितता टैक्स को लेकर उसी को लेकर इनिशियल स्टेज और इन्फॉर्मेशन के आधार पर ये कार्रवाई चल रही है। अभी हमें इंतजार करना होगा, जब जांच आगे बढ़ी तो बहुत कुछ निकल कर सामने। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। हिमांशु भी आरा से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए पटना में भी अब छापेमारी शुरू हो चुकी है। आप मुझे बताइए कि जो आरा में 3-4 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, क्या लगता है कितने देर तक और ये कार्रवाई चलती रहेगी? जी, जो अभी स्थिति दिखाई दे रही है उसके हिसाब से अभी ये छापेमारी जो है लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि छापेमारी तकरीबन 8 बजे सुबह से शुरू हुई है और अभी तक अफसर जो है वो घर के भीतर ही मौजूद है, जांच चल रही है। चूंकि राधाचरण शाह का जो भी कारोबार संचालित होता है, चाहे वो बालू से जुड़ा हुआ हो, होटल से जुड़ा हुआ हो, वो सब यहीं से शुरू होता है। उन्होंने अपने कारोबार की शुरुआत भी आरा से की थी। वो बड़ा आरा के नेकनाम टोला के रहने वाले भी हैं, जिले के बड़ा आरा के नेकनाम टोला के। तो कुल मिलाकर उनकी जो भी संपत्ति की जांच है उसकी शुरुआत यहीं से होगी, इसलिए ऐसा लग रहा है कि लंबा समय लगेगा इनकम टैक्स अफसरों को उनके संपत्ति की जांच करने में। जी हिमांशु, टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आरा में ही उनका पूरा कारोबार संचालित है, तो क्या आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं क्या कुछ वहां पर उनका कारोबार है? जी, आरा में अगर बात करें तो उनका बालू का कारोबार है। जो सोन नदी के घाटों का जो बंदोबस्ती होता है उनमें वो लंबे समय से हैं और बालू का कारोबार लंबे समय से करते हैं। तो बालू से ही उनकी शुरुआत हुई है। उसके बाद उन्होंने होटल भी बनाए हैं। आरा में उनका एक रिजॉर्ट भी है। इसके अलावा कई होटल भी हैं, राज्य से बाहर भी होटल हैं। तो होटल और बालू का ही कारोबार है और ये जो बात सामने आ रही है उसमें जो है इनकम टैक्स छिपाने की बात सामने आ रही है, वो बालू कारोबार से ही जुड़ा लगता है, क्योंकि बालू का जो कारोबार है वो लंबे समय से और सबसे ज्यादा उनका बालू का कारोबार ही चलता है, जो कई लोगों के पार्टनर। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि अभी लंबा वक्त लगेगा टीम को छापेमारी करने में। तो बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका और संजय आपका भी। और फिलहाल जो भी अपडेट सामने आएगा वो भी दर्शकों को लगातार बताते रहेंगे। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, एमएलसी राधाचरण शाह के घर पर छापेमारी चल रही है। 2 ठिकानों पर, आरा में करीब 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और पटना में बोरिंग रोड स्थित आवास में भी छापेमारी की जा रही है। बढ़ते आगे और बिहार में कभी पुल तो कभी मोबाइल टावर की चोरी हो रही है और अब चोर 2 किलोमीटर तक रेलवे पटरी उखाड़ ले गए हैं। मामला समस्तीपुर रेल मंडल का है, जहां मधुबनी के पंडौल स्टेशन से लोहट चीनी मिल के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई थी। चीनी मिल लंबे समय से बंद होने के बाद इस लाइन को बंद कर दिया गया था। इस रेलवे लाइन का स्क्रैप बिना ऑक्शन किए ही आरपीएफ की मिलीभगत से स्क्रैप कारोबारी के हाथों बेच दिया गया है। मामले के खुलासे के बाद रेल प्रबंधन ने कार्रवाई की। झंझारपुर आरपीएफ आउटपोस्ट प्रभारी श्रीनिवास के अलावा मधुबनी के जमादार मुकेश कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय स्तर पर जांच कमेटी बनाकर जांच कराई जा रही है। देखिए, ऐसा है, अभी हमारे नोटिस में कुछ आया है कि वहां से एक एमजी की कोई लाइन जा रही थी। अब इसकी हम पूरी जांच कर रहे हैं। अभी हम किसी भी डेफिनेट कंक्लूजन पे या आपको इस समय बताने की स्थिति में नहीं है। पूरी हम जांच कर रहे हैं अपने कागजातों की और वहाँ क्या कोई ले गया है या नहीं ले गया है, कितना मात्रा में ले गया है। हमने कंप्लेंट भी वहाँ पे लिखाया हुआ था जो वहाँ मिली है हमें। तो अभी उसका हम पूरी जांच करने के बाद ही कुछ आपको बता पाएंगे। 2 अधिकारी सस्पेंड मामला सामने आ रहा है, वो क्या? हाँ, उसमें उनको टाइमली सूचना न देने की वजह से सस्पेंड किया गया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है? नहीं, अभी प्राथमिकी तभी दर्ज की जाएगी, पूरी जांच होने के बाद की जाएगी।
और इसी बीच आरा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शादी समारोह में गोलीबारी हुई है। रेलवे के जूनियर इंजीनियर की इसमें मौत हो गई। नाच में हुए विवाद में गोलीबारी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम फिलहाल जांच कर रही है। आपको बता दें कि कृष्णगढ़ के पकड़ी गांव की घटना है। जानकारी के मुताबिक कृष्णगढ़ थाना के पकड़ी गांव में मृतक अभिषेक की चचेरी बहन की शादी थी। बारात आरा के नगर थाना इलाके के मंझोआ से पहुंची थी, जहां बारातियों के मनोरंजन के लिए नाच का आयोजन किया गया था। बताया जाता है कि नाच में पास के ही गांव के कुछ युवक पहुंच गए और उनके फरमाइश के गाने बजाने की मांग करने लगे और इसी बात को लेकर बारात में पहुंचे लोगों और बदमाशों के बीच विवाद शुरू हो गया। बदमाश वहां से वापस लौट गए और कुछ देर के बाद वापस बदमाश एक बार फिर से नाच में पहुंचे और हथियार लहराते हुए एक बार फिर दूसरा गाना बजाने की फरमाइश करने लगे। बदमाशों के इस करतूत की भनक लगते ही दुल्हन का चचेरा भाई अभिषेक उन्हें समझाने पहुंचा, लेकिन वो नहीं माने और नाच में मौजूद बारातियों की पिटाई शुरू कर दी। मारपीट के दौरान बीच बचाव करने पर हथियारबंद बदमाशों ने अभिषेक के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर कृष्णगढ़ थाने की पुलिस पहुंची है और घटना की छानबीन शुरू करते हुए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस सभी बदमाशों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी में जुटी हुई है। नाच के दौरान आपस में लड़के अपने फरमाइश को लेकर ये गाना बजेगा वो बजेगा, इसमें आपस में झंझट हुई और उसके बाद पकड़ी के लड़के डांट डपट कर उन लोगों को बोले कि तुम लोग चले जाओ, हमारी गांव बारात आई है, नाच देखना है तो शांति से देखो आप। फिर कुछ देरों के बाद 10-15 लड़के आए और पिस्टल लहराते हुए और बोलेगा उसको हम लोग गोली मार देंगे। इसी दौरान आपस में बाताबाती होने के दौरान उन्होंने पिस्टल से फायर कर दिया, जिससे भास्कर को गोली लगी। और इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां लूटपाट का विरोध करने पर गोली मारी गई है। फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार अपराधियों ने गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल निजी क्लिनिक का कंपाउंडर बताया जा रहा है। सराय रंजन के गंगसारा की घटना है। बाइक सवार आया, इसको ओवरटेक करके इसको रोक दिया और रोकने के बाद इससे गाड़ी का चाबी मांगा, चाबी दे भी दिया और उसके बाद इसको गोली मार दिया पैर में। क्या नाम है इसका? इसका नाम दीपेंद्र कुमार है। क्या करता था? ये समस्तीपुर में एक हॉस्पिटल में काम करता है। और इसी बीच पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां बालू कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जीवन गुप्ता के परेव स्थित आवास पर छापा चल रहा है। जीवन गुप्ता के पार्टनर के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां पर बालू कारोबारी के घर पर छापेमारी की जा रही है। परेव स्थित आवास पर जीवन गुप्ता के आवास पर छापेमारी की जा रही है और बताया जा रहा है कि जीवन गुप्ता के जो पार्टनर हैं उनके ठिकानों पर भी टीम पहुंची हुई है और छापेमारी की जा रही है। तो एक एक करके सभी बालू कारोबारियों पर खासकर शिकंजा कसा जा रहा है। जीवन गुप्ता के आवास पर छापेमारी की खबर सामने आ रही है। राजधानी पटना से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक जेडीयू एमएलसी के घर पर भी छापेमारी चल रही है। उनके 2 ठिकानों आरा और पटना दोनों जगह पर छापेमारी हो रही है। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी एक और निकलकर सामने आ रही है कि बालू कारोबारी के ठिकानों पर भी टीम पहुंची हुई है, वहां भी छापेमारी चल रही है। जीवन गुप्ता बताया जा रहा है कारोबारी का नाम, जिनके आवास पर छापेमारी चल रही है। परेव स्थित आवास पर टीम की फिलहाल मौजूदगी है। अगर कोई आता है अब फिर जाता है, जाओ। और अब बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं, खूब बोल रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, यहां तक कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जेडीयू में रहकर जेडीयू को कमजोर बता रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने की सलाह दे रहे हैं। पार्टी नेतृत्व पर उनकी सलाह की अनदेखी का आरोप भी लगा रहे हैं। आरजेडी के साथ पार्टी की डील की बात कर रहे हैं। पार्टी नेतृत्व से डील के खुलासे की मांग कर रहे हैं।
अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, पिछड़ों की हकमारी की बात कर रहे हैं। त्रिवेणी संगम के तहत कुशवाहा समाज को हक देने की मांग कर रहे हैं। जेडीयू के कार्यकर्ताओं को पत्र लिख रहे हैं, पार्टी को बचाने के लिए कार्यकर्ताओं से पटना आने की अपील कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे पार्टी और पार्टी नेतृत्व अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा वो खुद कर रहे हैं या किसी के इशारे पर कर रहे हैं? क्या वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं? यही आज का सबसे बड़ा सवाल। अगर कोई आता है आप फिर जाता है, जाओ। तो उपेंद्र कुशवाहा किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, इसका खुलासा खुद सीएम नीतीश कुमार ने किया है। सीएम नीतीश से जब सवाल पूछा गया कि क्या कुशवाहा बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो सीएम ने कहा कि समझने की बात है, जब प्रचार हो रहा है तो लोग बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि कुशवाहा जहां जाना चाहते हैं वहां वो जा सकते हैं और ये फैसला उन्हीं को करना है। ये 2 महीने के अंदर ही सब शुरू हुआ। अब इसके लिए रोज बोलना, रोज बोलने का मतलब, इसका प्रचार का मतलब, देखिए कौन बोलता है आज, इसका प्रचार कौन होता है। तो जब बोलेगा तो आपको मालूम है हमारे पार्टी में कोई बोलेगा उसका प्रचार होगा। तब जब जरूर समझिए कि किसी और के लिए बोल रहा है तब प्रचार हो रहा है। तो जो करे इच्छा, आई तीसरा बार भी हम एक्सेप्ट कर लिए, ये बयान दे दिया। भाजपा की तरफ से तो नहीं करवाई जा रही, कोई मतलब नहीं। अब अभी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जब प्रचार हो रहा है तो आप समझ न रहे हैं, सबका प्रचार होता है। जब किसी का प्रचार होता है तो समझ जाइए कि कहां से प्रचार होता है, कौन मौका देता है किसी को, इसलिए जान लीजिए। पार्टी पे हमला किए जा रहे हैं और पार्टी छोड़ के भी जा रहे हैं, तो जाने दीजिए। तो इससे पार्टी को कुछ होने वाला है, एक बार चिंता मत करिए। अगर कोई आता है आप फिर जाता है, जाओ। अब इसके बाद हम लोगों को कोई मतलब नहीं। रहिएगा, काम करिएगा, ठीक है, लेकिन रोज बोलिएगा मतलब आप कहीं और विचार हो गया, अपना जाना चाहता है। अब सीएम नीतीश कुमार के जवाब पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि इनका जवाब नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि वे लगातार जेडीयू को मजबूत करने में जुटे हैं और इस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि जिस तरह से वो मीडिया में बयान दे रहे हैं उससे पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। पार्टी ने आपको सम्मान दिया है, आपको जहां जाना है जाइए, इस पर सर क्या कहेंगे? अरे इस पर अब नीतीश जी से न पूछिए, हमको कहाँ कुछ कहना है, वही बताएंगे। आगे पार्टी की मजबूती के लिए सर, पार्टी की मजबूती के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी बातों पर ध्यान दें ताकि पार्टी मजबूत हो सके। ये भी कहा जा रहा है कि सर आप किसी के इशारे पर बोल रहे हैं। अभी जो लोग कह रहे हैं उन्हीं से इसका अर्थ पूछिए। जो बात आज वो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं दोनों विरोधाभास है। बोल रहे हैं कि पार्टी कमजोर है, हम उसको मजबूत करना चाहते हैं, रोज अखबार में बयान दे रहे हैं और मीटिंग बुला रहे हैं और इससे पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पार्टी को नुकसान पहुंचाने की का एक्शन कर रहे हैं और पार्टी को कमजोर करने की बात, कमजोर होने की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों विरोधाभास है। और अब ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं क्या उपेंद्र कुशवाहा? अब आप इस पूरे घटनाक्रम को समझिए तो सब कुछ साफ हो जाएगा। शुरुआत होती है 19 जनवरी से। 19 जनवरी को दिल्ली एम्स में बीजेपी नेताओं की मुलाकात कुशवाहा से हुई। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए पहुंचे थे। बीजेपी नेताओं से मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया गया। बाद में लेकिन कहा गया कि सियासत में कोई स्थायी दोस्त या अस्थायी दुश्मन नहीं होता है। कुशवाहा पहले भी सवाल उठाते रहे हैं। कुशवाहा ने अपने पद को लेकर सवाल उठाए। उपेंद्र कुशवाहा कहने को जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन जब से वो इस पद पर आए तब से संसदीय बोर्ड की एक भी बैठक अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में खुद उपेंद्र कुशवाहा नहीं समझ पा रहे हैं कि वो इस पद पर क्यों हैं। 2 साल से पवेलियन में है खिलाड़ी। इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान सामने आया। उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया कि एक अच्छा खिलाड़ी जो 2 साल से पवेलियन में बैठा हुआ है उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा है। ना कोई सन्यासी हूं, ना मठ में बैठा हूं। दूसरा बयान उनका ये सामने आया
नीतीश कैबिनेट के विस्तार की बात जब सामने आई थी तो चर्चा पकड़ने लगी कि उपेंद्र कुशवाहा उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कुशवाहा से जब इस पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो ना तो कोई सन्यासी हैं, ना ही कोई मठ में बैठे हैं, अगर उन्हें मौका मिला तो जरूर करेंगे। लेकिन इसी बीच उनका मुख्यमंत्री का सपना टूट गया, क्योंकि कभी मंत्री पद की दौड़ से खुद को अलग रखने वाले कुशवाहा डिप्टी सीएम बनने का सपना देखने लगे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने किसी और को डिप्टी सीएम बनाने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। और इसके बाद हुआ मानस विवाद और कुशवाहा के तेवर भी सामने आए। इसी बीच रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान सामने आया था और उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता दिया। इस पर पार्टी का स्टैंड स्पष्ट होते ही उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया और उन्होंने शिक्षा मंत्री को बयान वापस लेने और माफी मांगने की सलाह तक दे डाली थी। जेडीयू के बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, फिर उपेंद्र कुशवाहा का ये वाला बयान सामने आया। जब मुलाकात पर उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भले ही जेडीयू से जो नेता है वो सामने आकर खुलकर ना बोले, लेकिन सभी मानते हैं कि जेडीयू कमजोर हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू का जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही बीजेपी के संपर्क में है। तो कुशवाहा की तरफ से लगातार ऐसे बयान देते सामने आते रहे और कुशवाहा के इस बयान से जेडीयू में बवाल मच गया। आप उनसे पूछिए, उन्हीं का छापिए, ऐसा सीएम नीतीश कुमार ने कहा। फिर कुशवाहा के बयान पर सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आ गई। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनके बयान के बारे में उन्हीं से जो पूछना है पूछिए और उन्हीं का कहा हुआ छापिए। तो ऐसे में कई सारी बातें उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कही गई और पार्टी की तरफ से भी कुशवाहा पर कई सारे हमले किए जा रहे हैं। खासतौर पर सीएम नीतीश कुमार खुलकर खुद ही उपेंद्र कुशवाहा को जाने की नसीहत दे रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।